नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक तरफ तो देखो इलेक्शंस के जो कैंपेन चल रहे हैं वहाँ पर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के ज़बरदस्त पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अपना एक इंटरप्रिटेशन आ गया है कि देखो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बट वहीं दूसरी तरफ जो मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन है ना, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, कब ये इंटरप्रिटेशन दिया गया था और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना स्टैंड क्लियर किया है। तो ये चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की। देखो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जब समाज में बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ लोगों के पास वेल्थ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत से लोगों के पास में गरीबी का एक तरीके का स्कोप रहता है या गरीब रहते हैं वो, तो ऐसे में अमीर लोग जो हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाओ और उस टैक्स से कलेक्टेड मनी को आप लोगों की वेलफेयर के लिए काम करो, जो कि मोर और लेस एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन्ड हैं, उनके बारे में जब स्टडी करते हैं ना, तो हमें पता है कि वहाँ पर हम वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की भावना से काम करेंगे। जबकि कॉलोनियल पीरियड के समय पुलिस स्टेट का काम होता था, पुलिस अपने डंडे से काम करवाती थी, जोर ज़बरदस्ती से। तो यहाँ पर हम एक इक्वल या इक्विटेबल सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं। उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सवाल ये आता है कि यहाँ पर ये मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये देखो एक सोशलिस्ट इंटरप्रिटेशन है। दैट मीन्स कि समाज में सभी के बीच में समानता लाने की कोशिश की जाए। और यहाँ पर पर्टिकुलर जो आर्टिकल मेंशन किया जा रहा है वो आपका आर्टिकल 39B आ रहा है, ठीक है, जिसमें प्रोविजन ये दिया जा रहा है कि भाई आपको वेल्थ को इस तरीके से सेटल करना है जिससे कि इनइक्वालिटीज खत्म हो सके। बट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया है कि 1977 के समय जो वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट था वो, ठीक है ना, जिसमें उस टाइम पर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, उनके द्वारा एक मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन दिया गया और उसके तहत ये कहा गया था कि देखो किसी भी इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स के द्वारा कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर गेन की जाती है तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं कॉमन जो कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं ना, जिसको मटेरियल रिसोर्स बोल सकते हैं या कम्युनिटी मटेरियल रिसोर्स बोल सकते हैं, बोलो उसी का हिस्सा है। और उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को उसी तरीके से एक्शन लेना चाहिए जिस तरीके से कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे लेती है। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर सोशलिज्म बहुत ज़्यादा हावी था, समाजवाद बहुत ज़्यादा हावी था। इंदिरा गांधी जी के समय की हम मोटी मोटी बात कर रहे हैं। अब बात क्या आती है कि अभी 9 जजेस की बेंच ने, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यहाँ पर हमें एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है। वो कैसे कि एक इंडिविजुअल अपनी मेहनत से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, ठीक है, वो मेहनत करके कैसे भी करके इन्वेस्ट किया है, कहीं पर अपनी मेहनत करके पैसा कमाया है, उससे अपनी प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है, जिसको प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं। तो उसमें, और दूसरी तरफ वो प्रॉपर्टी जो कि कुछ ट्रस्ट्स के द्वारा एक्वायर कर रखी है, ट्रस्ट की अंडर चल रही है। तो इन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम कम्युनिटी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जिनको हम इस तरीके से यूटिलाइज करें जिससे कि समाज में जो लोग बैकवर्ड हैं उनको हम फॉरवर्ड ला सकें, समाज में समानता का एक प्रमोशन किया जा सके। तो उस चीज़ में हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि किसी भी ट्रस्ट के द्वारा कोई प्रॉपर्टी ऑन की हुई है जो कि प्रेजेंट जनरेशन के साथ मिलके काम कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए अपनी प्रॉपर्टी को सेव करके आगे करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर अगर प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे तो ये मामला बिगड़ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अलग है या फिर उसको हम यहाँ पर कम्युनिटी रिसोर्स के अंडर कंसिडर नहीं करेंगे। जबकि 1977 में VR कृष्ण अय्यर जस्टिस जो थे, उनके द्वारा ये साफ साफ कहा गया था कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्सेज का हिस्सा है। तो कहने का मतलब 77 का जो वर्डिक्ट था या स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उससे यहाँ पर इन्होंने डिपार्ट कर दिया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कह दी कि अगर कोई नेचुरल रिसोर्स आते हैं, मान लो अब एक इंडिविजुअल के पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई अपना खुद का प्राइवेट जंगल तैयार कर रखा है, किसी के पास में बहुत बहुत बड़ी वाटर बॉडी है उसकी ज़मीन पर, तो बोलो या कोई माइन है, तो इनका यूज़ हम कहीं ना कहीं कम्युनिटी वेलफेयर के लिए कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह आ गया कि इस पूरे माजरे में
डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा एक क्लैरिटी दे दी कि देखो, हम जब कभी भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास में दो आइडियाज इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। एक तरफ जाते हैं जहां पर आप बोल सकते हो मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट मैकेनिज्म के आधार पर, जिसमें यह कहा जाता है कि जो कुछ भी किसी भी देश की बाउंड्री में है वो स्टेट का है या फिर उस देश में रहने वाली कम्युनिटी का है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार भी कम्युनिटी के आधार पर बनेगी। तो कहने का मतलब सारी प्रॉपर्टी किसका अधिकार में आ गई? सरकार के अधिकार में आ गई, सरकार लोगों के लिए काम करेगी। तो एक तो आइडिया ये आता है प्रॉपर्टी का। वहीं दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो वो ये कहती है कि इंडिविजुअल राइट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी। तो बोलो ये दो एक्सट्रीम आते हैं जब भी प्रॉपर्टी की बात होती है। बट वहीं पर गांधीयन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिन लोगों के पास में अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहां पर वो खुद ट्रस्टी की तरह काम करते हैं और वो ट्रस्टी की तरह काम करते हुए लोगों की वेलफेयर के ऊपर काम करें। जैसे कि आप किसी कंपनी के ऑनर हो तो आप अपने एम्प्लॉय और समाज के भले के लिए काम करोगे। तो इस तरीके से हमारे पास में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। बट यहां पर क्लियर कर दिया कि देखो, प्राइवेटली ऑन्ड प्रॉपर्टीज को आप कम्युनिटी प्रॉपर्टी ना समझे। दूसरी चीज ये कह दी कि यहां पर अगर हमने ये कह दिया कि प्राइवेटली ऑन्ड प्रॉपर्टी को आप कम्युनिटी प्रॉपर्टी ना समझे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा अगर कोई भी इस तरीके से ज़मीन ले रखी है जिसमें फॉरेस्ट एरिया भी आ गया, लेक्स हैं, माइंस हैं, तो वो प्राइवेटली ओन नहीं मानी जाएगी, वो कम्युनिटी का हिस्सा मानी जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर एक क्लैरिटी लाने की कोशिश की है कि मकान अगर किसी का है, किसी की प्रॉपर्टी अगर है ना प्राइवेट, तो उसको तो आप कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए आप इस तरीके से टैक्सेशन लगा करके या फिर उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। बट वहीं पर नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, किसी की भी प्राइवेटली ऑन्ड भी, तो उसको आप कम्युनिटी मटेरियल का पार्ट मान सकते हो। इस तरीके की बात जो है वो निकल के आई है। अब यहां पर आप देखोगे कि आर्टिकल 39 बी और सी ये क्या कह रहे हैं? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा स्टेट को डायरेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन सरकार को डायरेक्शन दे रहे हैं कि जी आप हमारे देश में या आप जिस कंट्री के अंदर ये इंप्लीमेंट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो यहां पर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो, कुछ लोगों के पास में ही सारी प्रॉपर्टी ना रह जाए। और ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखने वाली है। कारण क्या है कि हमारे देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। अब ये सारा जो मामला है ना, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये इंटरप्रिटेशन दे दिया कि आर्टिकल 39 बी का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी एक इंडिविजुअल की खुद की जो प्रॉपर्टी है, प्राइवेटली ऑन प्रॉपर्टी है, उसको आप कम्युनिटी प्रॉपर्टी के तौर पे या कम्युनिटी रिसोर्स के तौर पे कंसिडर नहीं करोगे। बट यस, अगर वहीं पर कोई फॉरेस्ट एरिया, लेक और ये आ जाती है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। अब ये सारा सिचुएशन कब हाईलाइट हुआ? अगर हम कॉमन स्टैंड की बात करें, अभी तो ये हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में तो चल रही है, क्लैरिटी तो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गई है। बट ये शुरुआत कब होती है? शुरुआत हो जाती है, देखो इसकी कांग्रेस की जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है सैम पिट्रोडा, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि यूएसए में है ना, वहां पर एक वेल्थ टैक्स लगाया जाता है। और वो वेल्थ टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक इंडिविजुअल ने अगर मेहनत करके पैसा कमाया, प्रॉपर्टी बनाई और उसकी डेथ अगर हो जाती है तो सीधी बात है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसके आयर्स, दैट मीन्स उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनके पास में जाएगी। तो ऐसे में जितनी प्रॉपर्टी की वर्थ है ना, ओवरऑल जितनी वेल्थ निकल के आ रही है, तो उसके ऊपर 50% टैक्स लगेगा। तो मोटी मोटी बात करें कि एक इंडिविजुअल ने 100 रुपए की प्रॉपर्टी अगर डेवलप की है तो मरते ही 50 रुपए तो आधी प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट के हत्थे चली जाएगी, क्योंकि वहां पे टैक्स लग जाएगा और रिमेनिंग 50% प्रॉपर्टी जो है वो उत्तराधिकारी को हाथ में मिलेगा। तो यहां पर एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गई कि फिर एक इंडिविजुअल मेहनत ही क्यों करेगा। तो भाई सवाल आता है ना कि एक इंडिविजुअल फिर मेहनत ही क्यों करेगा जब उसकी आधी प्रॉपर्टी, उसके बच्चों को सिर्फ आधी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ऐसे में फिर वो अपना कमाया और उड़ाएगा। इस बात को लेकर के पहले भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी ऐसा टैक्स पहले हुआ करता था जिसको बोलते थे हम एस्टेट ड्यूटी। इसमें क्या होता था कि हमारे यहाँ पर एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेशन का प्रोविजन था अगर उसकी डेथ हो जाती है। बट राजीव गांधी सरकार ने आकर के ये देखा कि यार इस मामले में तो फिर लोग ना तो सेविंग्स करेंगे, भाई प्रॉपर्टी जब बच्चों के हाथ ही पूरी नहीं जा रही है तो वो क्यों सेव करेगा। तो ऐसे में उसको लगता है कि हाँ भाई जितना कमाया उतना उड़ाओ। तो ऐसे में
राजीव गांधी सरकार ने आकर के इस एस्टेट ड्यूटी को, जो कि 1953 से लेकर के लगभग 40 साल तक वो कंटिन्यू होती रही थी, है ना, तो उसको स्क्रैप कर दिया। टारगेट था कि सेविंग के लिए लोगों को बढ़ाया जाए, क्योंकि बढ़ावा जितना हम सेविंग्स की तरफ देंगे उतना ही इन्वेस्टमेंट का स्कोप बनेगा, और इन्वेस्टमेंट ही कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करता है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का टैक्सेशन मैकेनिज्म हमारे यहाँ पर था, बट इसको स्क्रैप कर दिया क्योंकि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाना था। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 के टाइम पे आया था, उसकी शुरुआत 1980s के समय ही हो गई थी। और उसके पहले अगर देखें तो इंदिरा गांधी जी का जो समय था, राजीव गांधी जी का जो समय था, वो मोर और लेस बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट के साथ चल रहा था, जब हमारी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोली जाती थी, 2 या 3% के लगभग इकोनॉमी की ग्रोथ रेट होती थी। तो उसको पुश करने के लिए ये स्टेप लिया गया, बट अगेन एक बार फिर से ये न्यूज़ में आ गया मामला। वैसे देखा जाए तो इस सुनवाई के दौरान अलग अलग जो वहाँ पर एडवोकेट्स हैं वो अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, जिनमें उत्तरा बाबर जो हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि आर्टिकल 39B इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी, मतलब ऑल अबाउट अगेंस्ट द वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्वायर करने की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो सवाल ये आता है कि प्रॉपर्टी एक्वायर करने का मैकेनिज्म यहाँ पर स्टेट को पड़ रहा है, जैसे कि डेवलपमेंट का काम करना है। जैसे कि एग्जांपल लें कि कहीं पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी की ज़मीन है, और उस ज़मीन के ऊपर गरीबों के लिए मकान बनाना है, तो वहाँ पर सीधी बात है कि सरकार उस पर्टिकुलर ज़मीन को ले तो ले, बट उसके बदले में कॉम्पनसेशन देना होता है। इस तरीके की बातें जो हैं वो चल रही हैं। अगर प्रॉपर कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा प्राइवेटली ऑन्ड प्रॉपर्टी को, तो डेफिनेटली सरकार उसको टेक ओवर करके और फिर उसके ऊपर मकान बनाना है या गरीबों के भले के लिए हॉस्पिटल XYZ जो भी बनाना है वो बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो, अगर यहां पर हम मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, जो कि 1977 के टाइम पे इंटरप्रेट किया गया था आर्टिकल 39B को, अगर वो ही कंटिन्यू किया गया ना, तो यहां पर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमारे देश में जो एक तरीके से एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि लोग मेहनत कब करते हैं, जब पैसा उनके पास में सेव हो सके, तो वो चीज डिस्करेज करना भी हमारे लिए घातक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ गरीबों का भला भी हमें करना है, हमारे देश में अभी भी गरीबी खत्म है, तो उसके लिए एक रेगुलेटेड अप्रोच में काम करने की जरूरत है। अब देखने वाली बात यह कि फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का, बट एक क्लैरिटी तो आ गई कि आर्टिकल 39B को मार्क्सिस्ट अप्रोच के बेसिस पे नहीं देखा जाएगा, जिसके चलते XYZ जो भी प्रॉपर्टी है वो केवल स्टेट की है, वो चीज तो नहीं होगी। ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे, और बाकी देखते हैं आगे क्या समय बताता है। ठीक है, अब आपको DPSP से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आया हुआ है UPSC में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।